हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी हियर। आज हम लोग जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स किस तरीके से लिखना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिफाई यानी कि प्रूव करना। आपके सामने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया होगा जिसको आपको प्रूव करना है या जस्टिफाई करना है कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट करेक्ट है करके आपको रीजंस देना होगा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का। ट्रू और फॉल्स में कैसे होता है? ट्रू और फॉल्स में आपको जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है करके बताना पड़ेगा और उसका रीजंस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ऑलरेडी आपको एक स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट दिया है और उसको आपको प्रूफ करना है। फाइन, यही डिफरेंस है ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बीच में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिखना है करके। तो यहाँ पे पहला है एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होना चाहिए। ऑलरेडी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फाइन, तो हमको इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। फाइन, तो अभी फर्स्ट पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं कि जबकि यहाँ पे लिखा है ना एंटरप्रेन्योर इनोवेटर होना चाहिए करके, तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं ना कि इनोवेटर कौन होता है करके। तो पहला पॉइंट में वही डाला है मैंने। इनोवेटर इज़ अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस न्यू मेथड्स, आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स। इनोवेटर वो व्यक्ति होता है जो परिचय करा के देता है या इंट्रोड्यूस कराता है नया मेथड्स या आइडियाज़ या प्रोडक्ट्स। दूसरा पॉइंट में इनोवेटर इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इनोवेटर जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग तरीके जो होते हैं उत्पादन का, वो परिचय कराता है। तीसरा पॉइंट, ही हैज़ टू इंट्रोड्यूस और bring changes in the existing products to satisfy the customers with new products or changes in the existing products। अभी जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है या परिचय कराना पड़ता है या तो फिर चेंजेस लेके आना पड़ता है। अभी के जो प्रोडक्ट्स उनका ऑलरेडी है उसमें चेंजेस लेके आना पड़ता है क्योंकि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है नए नए प्रोडक्ट्स से। ठीक है, या तो फिर अभी के जो प्रोडक्ट्स है उसमें चेंजेस लेके आना पड़ता है। किसको सेटिस्फाई करने के लिए? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्रूव हो रहा है, प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। आर यू ऑल गेटिंग? ठीक है, चौथा पॉइंट में इनोवेशन ऑल्सो हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस इन द बिजनेस। तो इनोवेशन से क्या होता है, जितने भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होता है बिजनेस में। ठीक है, तो दस एन एंटरप्रेन्योर शुड बी अ गुड इनोवेटर। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर को ज़रूरी है एक अच्छे से अच्छा इनोवेटर होने का। ठीक है, हो गया ना यहाँ पे प्रूफ ये स्टेटमेंट। तो जो लास्ट में जो 10 एन एंटरप्रेन्योर या जो कंक्लूशन है वो लिखना बेहतर होगा क्योंकि आपको वहाँ पे जो है मार्क्स जो है ज़्यादा मिलने का पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज यू आर प्रूविंग दैट एंड जस्टिफाइंग इट और उसको एक कंक्लूड कर रहे हो। ओके, अभी हम लोग आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पॉइंट में जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, हम लोग मीनिंग ही डिस्कस कर लेंगे करके। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है करके डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सजेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस। इट इम्प्लाइज दैट मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल while डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट्स। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या सजेस्ट करता है? कॉम्बिनेशन कई सारी चीज़ों का, फेयरनेस, काइंडनेस, जस्टिस। इसका मतलब ये है कि मैनेजर्स फेयर और इम्पार्शियल होना चाहिए या तो फिर पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए जब भी सबऑर्डिनेट्स के साथ में डील करते हैं या एम्प्लॉयज़ के साथ में डील करते हैं। दूसरा पॉइंट में ऐसे बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में फर्दर ये स्टेट होता है
कि दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ व्हाइल डिवाइडिंग द वर्क एंड डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज़। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में जब भी उनको काम सौंपा जाता है या तो फिर उनको अधिकार दिया जाता है या अथॉरिटीज़ डेलीगेट किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो है, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ व्हाइल डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स या जो वेजेस है या सैलरी है या रेम्यूनरेशन है वो डिसाइड करते वक्त भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में। चौथा पॉइंट, रेम्यूनरेशन या तो फिर सैलरी शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग, ठीक है। जो सैलरी होता है वो डिपेंड नहीं करना चाहिए डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या परचेज डिपार्टमेंट है, इसलिए जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कम दिया जाएगा या परचेज डिपार्टमेंट को ज़्यादा देना चाहिए एक्सेट्रा। लेकिन जो लेवल पे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, यानी कि अकाउंट्स मैनेजर या परचेस मैनेजर का जो सैलरी है वो सेम रहना चाहिए। हालांकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट है लेकिन उनका जो सैलरी का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए। ऐसे आप चाहिए तो एग्जाम्पल के साथ में भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व करने के लिए इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो मदद करेगा। Thus, equity helps to boost morale of the employees, develop loyalty of employees towards the organization and avoids conflict. तो यहाँ पे अगेन कंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि इक्विटी मोरल बूस्ट करता है एम्प्लॉयज़ का, लॉयल्टी लेके आता है एम्प्लॉयज़ के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के तरफ और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एप्लीकेबल है हर एक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर। अभी यहाँ पे टू कॉन्सेप्ट्स है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड इंडेमनिटी। तो इसका मीनिंग जो है हम लोग 2 पॉइंट्स में डाल सकते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने इनोवेटर का मीनिंग बताया था, वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में अगेन सेकेंड एग्जाम्पल में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मीनिंग बताया था फर्स्ट पॉइंट में। उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट्स में ये बता सकते हैं। पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन जो है वो डाल देते हैं। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, देन द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासिस ऑन टू द इंश्योरर। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के हिसाब से इंश्योर्ड को कॉम्पनसेट करने के बाद में, यानी कि जो भी डैमेज हुआ, वो जो प्रॉपर्टी जिसका इंश्योरेंस लिया हुआ है, वो जो लॉस का पूरा जो कॉम्पनसेशन इंश्योर्ड को देने के बाद में जो हक होता है ओनरशिप वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, वो पास ऑन होता है किसको? इंश्योरर को पास ऑन होता है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल व्हेन द डैमेज प्रॉपर्टी एज एनी वैल्यू आफ्टर द इवेंट कॉसिंग द डैमेज। ये प्रिंसिपल तभी एप्लीकेबल होगा जब भी वो डैमेज प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यू मिलेगा आफ्टर ऑल, वो इवेंट होने के बाद में, ठीक है। फाइन। Second point, indemnity means a guarantee or assurance to put the insured in the same financial position in which he was immediately prior to the happening of the uncertain event. Indemnity बोलेगा तो गारंटी होता है या एश्योरेंस होता है कि वो जो इंश्योर्ड है उसको उसी फिनेंशियल पोजीशन में लेके आना जो जस्ट पहले था वो पर्टिकुलर दुर्घटना का, वो पर्टिकुलर दुर्घटना जो भी है वो अनसर्टेन इवेंट होने से जस्ट पहले वो जो फिनेंशियल पोजीशन में था वो इंश्योर्ड को उसी पोजीशन या उसी फिनेंशियल पोजीशन में लेके आना, वो होता है इंडेमनिटी, ठीक है। अभी हम लोग प्रूव करना चालू कर देते हैं थर्ड पॉइंट से। इंश्योर्ड पर्सन कैन नॉट क्लेम एनी राइट इन द प्रॉपर्टी सेव्ड फ्रॉम द लॉस और डैमेज वंस ही इज फुल्ली कॉम्पनसेटेड बाय द इंश्योरर। इंश्योर्ड पर्सन को कोई भी हक नहीं होगा वो प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर उसमें से कुछ सेविंग निकलता है या पैसे मिलता है वो लॉस या डैमेज होने के बाद में, एक बार उस इंश्योर्ड पर्सन को पूरा कॉम्पनसेट किया है इंश्योरर ने,
उसके बाद में उसको कुछ भी अधिकार नहीं है, ठीक है। इंश्योर्ड पर्सन को कुछ भी अधिकार नहीं है अगर प्रॉपर्टी से कुछ भी मिलता है पैसे तो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे क्लियर कट प्रूव हो रहा है, दिस इज नेसेसरी बिकॉज इफ पार्ट ऑफ द गुड्स आर goods or property saved from fire, accident, etc. could get any price, the same cannot be retained by the policy holder or insured. ये ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी भाग जो गुड्स का है या तो फिर प्रॉपर्टी का सेव होता है और उसमें से कुछ मिलता है जो कि फायर या एक्सीडेंट से नष्ट होने के बाद में अगर कुछ उसमें से मिलता है, ठीक है, उसका कुछ पैसे मिलता है, प्राइस मिलता है, तो वो पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसको एक्चुअल लॉस जो है उससे भी ज़्यादा मिलेगा जो अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का, ठीक है। इन दैट केस यू वुड रियलाइज मोर देन द एक्चुअल लॉस विच इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। फिर उसके बाद में दस इन ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रिगेशन इज एप्लीकेबल। दस इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि हर एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे लाइफ आ जाता है, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी और प्रिंसिपल ऑफ सब्रिगेशन एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा अभी जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स किस तरीके से लिखना है। पहले तो है हम उसका मीनिंग बता सकते हैं पहले पॉइंट में या दूसरे पॉइंट में, उसके बाद में हम लोग जो है एक्चुअल जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये क्यों करेक्ट है करके, ठीक है। वहाँ पे हम लोग को 2-3 पॉइंट्स जो है वो लिखने को मिल जाएगा एंड देन आखिर में जो है आपको कंक्लूड करना है सब मिला के कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, ठीक है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आता होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोशमी।